नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कैंसर यानी कर्क रोग, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह बीमारी इतनी भयानक होती है कि इंसान को तोड़ देती है। कैंसर का इलाज बड़े शहरों जैसे रायपुर, मुंबई, दिल्ली में होता है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की पहल से सरगुजा जिले में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत अंबिकापुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में कैंसर पीड़ितों के लिए कीमोथेरेपी की शुरुआत की गई है। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी मुफ्त में होगी। जिले में इस कीमोथेरेपी वार्ड की स्थापना नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की जा रही है। हालांकि प्रदेश में यह योजना पूर्व में ही शुरू हो चुकी है, लेकिन किसी पीएचसी में इस योजना को संचालित करने वाला सरगुजा पहला जिला होगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। शासन की पहल पर अब सरगुजा में कैंसर मरीजों के लिए दीर्घायु योजना के तहत कीमोथेरेपी वार्ड की स्थापना की जा रही है। देखिए, हम बहुत जल्द इसको कीमोथेरेपी सेंटर को स्टार्ट करने वाले हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जैसे भी समय मिल जाता है उनके द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन इसको किया जाएगा, जो कि उन्हीं के क्षेत्र का है, तो हम चाह रहे हैं कि उन्हीं के हाथ से हो। और इसके अलावा हमने तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली हैं। जो कि दवाइयां वगैरह हमें चाहिए कीमोथेरेपी के लिए, वो हमें CGMSC के माध्यम से सप्लाई भी हो गया है। और जो दवाइयां उपलब्ध नहीं है उसे बाहर से खरीदने के लिए हमें अनुमति भी प्राप्त हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक कीमोथेरेपी जटिल प्रक्रिया है। कैंसर मरीजों के लिए यह काफी दर्द भरा होता है। इसमें मरीजों को कीमोथेरेपी का इंजेक्शन ड्रिप के जरिए दिया जाता है और थोड़ी सी चूक हुई तो मरीज की जान को खतरा होता है। ऐसे में कीमोथेरेपी के लिए प्रशिक्षित नर्सों की जरूरत पड़ती है और इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कीमोथेरेपी के लिए नर्सिंग स्टाफ को उज्जैन भेजकर 1.5 महीने की विशेष ट्रेनिंग मुहैया कराई है, ताकि वे कैंसर के मरीजों का इलाज कर सकें। देखिए, जैसे कैंसर एक वर्ड ही ऐसा है जिसके सुन के एक मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सामना करना पड़ता है एक परिवार को। उसी तकलीफ को हम कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम एक सरगुजा के क्षेत्र में है। और यहाँ पर क्या है कि दवाइयाँ अगर आप बाज़ार में जाते हैं या गवर्नमेंट के भी कुछ सोर्सेज से खरीदते हैं तो भी ये एटलीस्ट एक कीमोथेरेपी में लमसम 10 से 20 हज़ार रुपये का खर्च पड़ता है। वो चीज़ें अब यहाँ पे पूरी तरह से निःशुल्क होंगी, जिससे आम आदमी को निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो इनको बाहर जाना पड़ता था वो अब बाहर न जाके अब यहीं पे वो आराम से अपना कीमोथेरेपी करा पाएंगे। अभी सरगुजा में प्रथम तौर पे स्टार्ट हुआ है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बाकी जिलों में भी बहुत जल्दी ये चीज़ चालू हो जाए। कीमोथेरेपी के लिए नवापारा शहरी पीएचसी का चयन किया गया, जिसमें 2 बिस्तरीय वार्ड का निर्माण भी किया जा चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक कीमोथेरेपी में लगने वाले इंजेक्शन 10 से 25 हजार में आते हैं और इसके इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क मुहैया कराएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद बाहर से डॉक्टर्स की टीम बुलाकर कैंप लगाने की प्लानिंग है। उसमें मरीजों के लिए कैंसर के स्टेज के मुताबिक कीमोथेरेपी का डोज निर्धारित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने अंबिकापुर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्कूल को प्रत्येक रूप से संसाधन युक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने अंबिकापुर के ब्रह्मपारा स्थित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने प्रथम तल में लैब रूम के लिए कक्ष बनाने, छत में शेड लगाकर मिड डे मील के लिए डाइनिंग हॉल बनाने, डाइनिंग हॉल के बगल में लाइब्रेरी के लिए कमरा तैयार कराने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। लाइब्रेरी के लिए अच्छी किताबों के चयन हेतु समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। इसके पूर्व प्रमुख सचिव ने अंबिकापुर के एक नामी निजी स्कूल का भी भ्रमण कर वहाँ उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों का अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से बायो लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब तथा लाइब्रेरी का अवलोकन किया और लैब में व्यवस्थित तथा पर्याप्त मात्रा में उपकरणों एवं सामग्रियों की उपलब्धता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लैब को भी पर्याप्त संसाधन युक्त बनाएं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ की तरह सरगुजा में भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही पोषण के प्रति जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सरगुजा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में दिनचर्या के अनुसार 10 सितंबर को पोषण वाटिका का निर्माण कर पौष्टिक सब्जियों एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस पोषण माह में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण के प्रति जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन, संप्रेषण एवं पोषण संवाद के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा पोषण माह के दौरान जन समूह के सक्रिय योगदान के लिए आह्वान कर
संदेश प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कुपोषण के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है। सरगुजा में 2463 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें उपलब्ध स्थान के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक भूमि पर पोषण वाटिका तैयार की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पौधारोपण किया गया है। एक आदिवासी महिला के साथ षड्यंत्र पूर्वक जमीन के कागजात में जाति बदलने का मामला सामने आया है। जमीन के कागजात में जाति बदल दिए जाने के कारण महिला को आवश्यक कागजात बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब पूरा स्टोरी बता रहे हैं। मतलब कि मेरा दादी ससुर के लड़का हैं 6 भाई। 6 भाई में बंटवारा के नाम से मतलब 7,000 पैसा ले लिया। फिर भी मतलब कहा कि इसमें बड़ी ठेप दे और कहा कि ज़मीन को मतलब कि नाव भी कटवा लिया और जो कमाते थे वो उस ज़मीन को भी जोत लिया। और फिर भी मतलब कि ये सब मिलजुल करके हरिवंश लोग मतलब कि जाति को हमारा कटवा दिया। गोड़ तो है ही हैं, लेकिन वो घसिया लिख दिया। ये राघव भाई जो है उनके द्वारा शिकायत की गई है जिला कलेक्टर महोदय को कि उनके हल्का पटवारी जयराम के द्वारा, पूर्व पटवारी के द्वारा फर्जी तरीके से इनका जाति गोड़ है और वर्तमान का बीवन में घसिया चढ़ा दिया गया, जिससे इनका लड़की का ना जाति बन पा रही है ना निवास बन पा रहा है। बहुत परेशान है महिला। आज जिला कलेक्टर महोदय के पास मेरे द्वारा आवेदन देने आई है, शिकायत देने। इनका सही जांच हो और न्याय मिले, यही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला। 12वीं बायोलॉजी से पास विद्यार्थियों के बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्राप्तांक के आधार पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। प्रवेश की जानकारी व काउंसलिंग की जानकारी के लिए संपर्क करें आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, CTO, चांदनी चौक, गैस गोदाम के पास, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9826156669 700028816 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पटवारी एवं सरपंच के द्वारा 3 गांव के ग्रामीणों की षड्यंत्र पूर्वक जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासन के द्वारा पटवारी और सरपंच के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं मुख्यमंत्री निवास के सामने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। लखनपुर तहसील से ग्राम पटकुरा, चांदो और ग्राम प्रतापपुर के ग्रामीणों ने 2 पटवारियों जोशी और छात्रपाल सहित गांव के सरपंच सोनसाय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच के साथ मिलकर दोनों पटवारियों ने गांव की जमीन षड्यंत्र पूर्वक हड़प ली। जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो तीनों गाँव के ग्रामीणों ने 15 जुलाई को अंबिकापुर पहुंचकर मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल उन्हें जमीन वापस दिलाने सहित दोनों पटवारी और सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। ग्रामीणों की शिकायत पर जब पटवारी और सरपंच के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो ग्रामीणों ने एक बार फिर लखनपुर तहसील को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों ने दोनों पटवारी और सरपंच के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। यही नहीं, ग्रामीणों ने आवेदन के जरिए प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो तीनों गांव के समस्त ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय सहित रायपुर पहुंचकर CM हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि ग्रामीणों की मांग पर पटवारी और सरपंच के खिलाफ कार्यवाही होती है या फिर नहीं। प्रतापपुर के रहने वाला हूँ। वो पूरा छतरपाल मोर जमीन पूरा हड़प ले से। छतरपाल पटवारी है, वो तुरना हल्का का पटवारी है। वो पूरा जमीन मोर हड़प ले से। जाति में पहाड़ी करवा हूँ, पूरा जमीन हड़प ले से। मेरा जमीन 2 एकड़ 50 डिसमिल को हड़प लिया है। वो गांव का ही वो बगल का है, महादे नाम का एक ठो। वो बोलता है कि मैं खरीदा हूँ ज़मीन को और उसका रजिस्ट्री नकल 1981 में पकड़ा रहा है। और मेरा आज तक उसमें वो
खरीदा है तो क्यों उसमें कब्जा नहीं है। और मेरा माता पिता लोग भी गुजर गया, तब से मैं वहीं कब्जा करते करते आज तक आ रहा हूँ। मैं लखनपुर तहसील में आया हूँ, इन लोग का प्रकरण लंबित है। और बीते वर्ष ग्राम पटकुरा के, ग्राम चांदो के और ग्राम प्रतापपुर देरमा के पहाड़ी कोरवा और ग्राम पटकुरा के मझवार गोपाल वगैरह हैं और बिगन वगैरह है ग्राम चांदो के। ये मझवार आदिवासी ग्रामीण जन हैं। इनका शिकायत यह है कि ग्राम पटकुरा के पटवारी जोशी के द्वारा और वहाँ के कुछ महादेव वगैरह हैं, ये सब के द्वारा गोपाल की भूमि को, जबकि सिविल में प्रकरण लंबित है, तो जबरन का नापी करके इनकी ज़मीन को छीना जा रहा था, जिसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी दिया था, जिला कलेक्टर महोदय को भी दिया था, मेरे द्वारा दी गई थी आवेदन। लेकिन तहसीलदार लखनपुर के समक्ष यहाँ आवेदन आ चुका है, परंतु कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई है। आज दर्द खाने को मजबूर है। और ग्राम प्रतापपुर के पहाड़ी कोरवा हमारे जलाल भाई लोग, जिनकी भूमि को छत्रपाल पटवारी द्वारा हड़पा जा रहा है और शासकीय भूमि में 3 पीढ़ी से कमा रहे हैं, यहाँ प्रकरण भी लंबित है, लेकिन उनकी भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन ही सबसे बड़ी लाइफलाइन है। श्वास लेने में होने वाली तकलीफ के साथ ही अन्य समस्याओं के लिए मरीजों को आईसीयू में भर्ती कर ऑक्सीजन दिया जाता है। लेकिन क्या हो जब इन गंभीर कोरोना संक्रमितों का ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए, जबकि उनकी जिंदगी ही उस ऑक्सीजन के भरोसे टिकी हुई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। आईसीयू में भर्ती कोरोना से संक्रमित मरीजों को कुछ देर के लिए ऑक्सीजन ही मिलना बंद हो गया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी बीती रात कुछ ऐसा ही हुआ, जब कोरोना संक्रमित मरीजों के आईसीयू में ऑक्सीजन ही खत्म हो गया और उनकी जान मुसीबत में पड़ गई। हालांकि चिकित्सकों ने तत्काल गंभीर मरीजों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों को दिया जा रहा ऑक्सीजन ही समाप्त हो गया था। ऑक्सीजन समाप्त होने के बाद संक्रमित मरीजों की बेचैनी बढ़ गई थी। ऑक्सीजन खत्म होते ही मरीजों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वहीं गुरुवार की सुबह पुनः कोविड आईसीयू में मरीजों का ऑक्सीजन समाप्त हो गया। 12 घंटे में 2 बार ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज 1-1 घंटे बिना ऑक्सीजन के परेशान रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मरीजों को विशेष रूप से ऑक्सीजन के भरोसे ही रखा गया है, क्योंकि कोरोना मरीजों में स्वयं से श्वास लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है और उन्हें बाहरी तौर से ऑक्सीजन देना पड़ता है। अगर ऐसे में कोविड मरीजों का ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए तो यह कितनी बड़ी चिंता की बात है। हालांकि ऑक्सीजन समाप्त होने की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह सहित अन्य डॉक्टरों ने वहां पहुंचकर ऑक्सीजन सप्लाई फिर से शुरू कराई, लेकिन इस बीच मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। आपको बता दें कि जंबो सिलेंडर से सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई सेंट्रल ऑक्सीजन के तहत दी जा रही है और इसके लिए जंबो सिलेंडर लगाए जाते हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई सही हो रही है या नहीं और सिलेंडर में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन बचा है, इसकी मॉनिटरिंग करना भी ज्यादा जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होते हुए भी मरीजों को सुविधा नहीं मिल पाए तो यह और भी बड़ी लापरवाही है। ऐसे में जरूरी है कि ऑक्सीजन सप्लाई की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, ताकि कोविड के गंभीर मरीजों को किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कोविड अस्पताल में बिल्कुल छोटी मोटी कुछ चीज़ें अवस्थाएं आती हैं, जिसको लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको ठीक करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं हम, हमारे कर्मचारी और प्रशासन के द्वारा। और कल जो हुई थी 10 मिनट के लिए गैस का जो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, लेकिन उसको 10 मिनट के अंदर ही रिस्टोर कर लिए थे हम लोगों ने। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी, क्योंकि हमारे पास बैकअप में सिलेंडर वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं। अतिरिक्त सिलेंडर, मैनुअल सिलेंडर हमारे पास रहते हैं, जो स्मॉल और लार्ज दोनों सिलेंडर हैं। और उसको चूँकि 10 मिनट में हो गए तो दूसरे सिलेंडर लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं हमको। और जो भी व्यवस्थाएँ हो रही है उसको लगातार बेहतर करने की कोशिश पूरी प्रशासन लेवल पे, हर लेवल पे मॉनिटरिंग चल रही है इसकी। कॉलेज लेवल पे चल रही है, अधीक्षक लेवल पे चल रही है, शासन लेवल पे चल रही है मॉनिटरिंग, और उनके डेली अपडेट्स लिया जा रहा है। और उसके अनुरूप हम लोग कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई तकलीफ न हो और बेहतर इलाज दे सकें। अंबिकापुर के विवेकानंद वनवासी छात्रावास नमना कला में जनजाति परंपरा सनातन संस्कृति के संवाहक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नंद कुमार साय ने कहा कि जनजाति समाज की सबसे बड़ी बुराई नशाखोरी है। इसके चलते समाज आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन के वर्षगांठ के अवसर पर जनजाति गौरव समाज सरगुजा संभाग द्वारा जनजाति परंपरा सनातन संस्कृति के संवाहक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन अंबिकापुर के विवेकानंद वनवासी छात्रावास नमना कला में किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर नंद कुमार साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद व्यक्तित्व निर्माण पर जोर देते थे। उन्होंने अमेरिका में जाकर वहां के नागरिकों के साथ भी आत्मीयता पूर्ण संबोधन करते हुए उन्हें बहनों एवं भाइयों शब्द से पुकारा। उनके उद्बोधन से ही हमारे भारत की महान संस्कृति झलकती है। उन्होंने आगे कहा कि जनजाति समाज स्वभावतः बहुत सीधा और निश्चल होता है, अपनी आदि परंपराओं को मानते हुए प्रकृति की पूजा करता है, जो सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। कुछ अराष्ट्रीय तत्वों के द्वारा समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और हमें अलग धर्म कोड दिया जाए। यह समाज को तोड़ने की एक साजिश है और यह मांग अनुचित है। आदिवासी शब्द संवैधानिक नहीं है। भारत सरकार द्वारा जनजाति कल्याण हेतु 1999 में जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन किया गया था। जनजाति समाज की सबसे बड़ी बुराई नशाखोरी है। इसके चलते समाज आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है। आज अच्छे नेतृत्व की कमी है। हमें युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए। यही स्वामी विवेकानंद जी का भी स्वप्न था। केवल समाज के विषय पर, समाज की प्रगति, उनका उत्थान, उनको मजबूत कैसे बनाया जाए ताकि जो नया भारत का निर्माण हो रहा है उसमें इस समाज की भी महती भूमिका हो, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान हो। यद्यपि भूतकाल में जनजाति समाज ने अनेक संकटों में जब जब भारत माता आई है आगे बढ़ कर के लोहा लिया है, वो उसके बहुत विस्तार में बातें हैं, लेकिन आज हम इस समाज को और मजबूत बना करके भारत राष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाना है, सुंदर देश बनाना है, मजबूत देश बनाना है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। उसमें इस समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो, ऐसा समाज के गठन पर विचार हो। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत धंधापुर में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए रेशम प्लांटेशन पर 10 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए, लेकिन पूरी योजना आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस गांव में 250 एकड़ में रेशम उत्पादन के लिए पौधे लगाए गए, लेकिन एक भी महिला को रोजगार नहीं मिला। आज महिलाएं इस योजना को कोस रही हैं और कह रही हैं कि सपने तो बहुत दिखाए गए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने से पहले ही तोड़ दिया गया। मामले में अब मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम जांच की बात कर रहे हैं। धंधापुर का यह वही इलाका है जहां पर फॉरेस्ट और राजस्व को मिलाकर लगभग 250 एकड़ के क्षेत्रफल में 2,90,000 रेशम उत्पादन के लिए पौधे प्लांटेशन किए गए थे। गांव की महिलाओं को समूह के माध्यम से इन पौधों को लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद उन्हें यह कहा गया था कि इससे उन्हें काफी लाभ मिलने वाला है और उनकी जिंदगी संवर जाएगी। महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ रेशम उत्पादन के लिए पौधे लगाए और काफी मेहनत भी की, लेकिन महिलाओं की मेहनत आज बेकार हो गई है। रेशम के पौधे ठूठ में तब्दील हो गए हैं और उन्हें पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। महिलाओं ने बताया कि उस दौरान जो उन्होंने काम किया था उसका पैसा भी उन्हें नहीं दिया गया है, जिससे वे काफी निराश हैं। काम करे एन उतरा दिन ले भाई मेहनत कर देखें, पौधा तैयार कर धर रहन, अपन से रोक देखत रहीन, तो फिर अपन खाए के कौन हर काम करही, तो छोड़ दीन। फिर तुमन ला लाभ मिल ही इतना फायदा उठा कहें कि सब कठवा कंडी बन ही ओहर रोकाट कर ही तो जमीन लहन। इंजीनियर मन बहुत काम करवा रही यहाँ, या देख रेख करे नहीं आ सकत रही नको दिना। अब हमन मादा भरे रहें, वन साफ करे रहें, हमके एको पैसा नहीं मिलिस। ये जबले लगी से तबले एको पैसा पाले नहीं हन। अभी तो अब देख रेख करे वाला सब छोड़ दही, कुछ मिलबे नहीं करे तो कौन करही अपन खाए खाए हो, ते का अब छोड़ दही पहरदार बने। साल 2014-15 में लगभग 250 एकड़ में जब रेशम उत्पादन के लिए पौधे लगाए गए थे तो इसमें गांव की महिलाओं की मदद के लिए पुरुष वर्ग के लोग भी सामने आए थे। उन्होंने भी महिलाओं की मदद की थी। कुछ पुरुषों ने भी रेशम उत्पादन के लिए पौधों पर मेहनत की और उन्हें उम्मीद थी कि बेहतर कमाई होगी, लेकिन आज रेशम की हालत देखकर वे खुद भी बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि पौधे लगाए जाने के बाद कभी भी ना तो एनजीओ के आदमी आए और न ही अधिकारियों ने उनकी मदद की। साहब हमके बहुत सपना दिखाए रही कि ये चीज़ बन जाही, वो चीज़ तो नहीं तो मिली। और उतना काम करें तो एको साल पैसा थोड़ी मिली, कहीं की मिली तो नहीं तो मिली। वहीं जब इस मामले में एनजीओ के मेंबर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को कभी भी पैसे की कमी नहीं हुई थी और उन्होंने उन्हें पूरी मजदूरी दी थी। साथ ही वे प्लांटेशन के खत्म होने की बात को ही नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के दबंग प्लांटेशन को खत्म कर रहे हैं और इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें जाँच कर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। 14-15 में लगाया गया था और 15-16 में, और 2,90,000 पौधा लगा था। क्षेत्रफल था 140 हेक्टेयर लगभग,
अब कंफर्म तो भाई बताएंगे सब। मैं आता था, देखता था, मैं मतलब संस्था का हूँ। अब ये भी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन लगभग 2500 रुपए पर हेक्टर था। उसमें श्रमदान भी था, मतलब महिलाओं के जैसे 10 गड्ढा खोदे हैं तो 10 गड्ढा का जैसे 10 दूनी मतलब 2 रुपया के हिसाब से मजदूरी था एक गड्ढे का, तो उसमें इनको श्रमदान 10% करना था। मैं इस बात को अभी आज ही संज्ञान में मेरे बात आया है। वो ये पुराना ही स्वीकृति राशि थी और पुराना काम था, लेकिन मेरे नॉलेज में आज लाया गया है आप लोगों के द्वारा, तो उसको मैं जांच करूंगा और जांच करने के बाद जो भी यथोचित कार्रवाई होगी हम अपने कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। इसमें पूरे प्रदेश में एनजीओ की मदद से ऐसे कई प्लांटेशन और रोजगार के काम किए गए हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन एनजीओ के काम में कहीं से भी यह खबर नहीं सामने आती है कि किसी वर्ग को या फिर समूह को कोई फायदा हुआ हो। ऐसे में कभी किसी एनजीओ को कार्यवाही भी नहीं की गई है, इसलिए इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जिस तरह से सरकार के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और महिलाओं को भी फायदा नहीं हुआ है, ऐसे में प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।